हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है सबका इस अमेजिंग साइंटिफिक सफर में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिसे हम हर रोज हर पल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही उसके बारे में सोचते होंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारी आंखों की। हम एक्सप्लोर करेंगे इंसानी आंख के अंदर की छिपी हुई दुनिया को और समझेंगे कि कैसे हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी होने वाली है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त हम सब अपने साथ दुनिया के दो सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल कैमरास लेकर घूम रहे हैं? हैरानी हुई ना? मन में आ रहा होगा कि सर, हमारे पास तो कोई कैमरा नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि वो हैं बिल्कुल हमारे पास। कहाँ है वो कैमरास, जरा सोचिए। ये हैं हमारी आंखें। जी हां, हमारी अपनी आंखें। और ये कोई मामूली कैमरास नहीं है। ये किसी भी इंसान के बनाए हुए कैमरा से, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, कहीं ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी टेक्नोलॉजी को समझना अपने आप में एक पूरी साइंस है। इनकी जो ऑटो फोकस स्पीड है, डायनेमिक रेंज है और डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है, उससे आज तक कोई कैमरा मैच नहीं कर पाया है। तो चलिए इस सुपर कैमरा को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी आंख बिल्कुल एक हाईटेक डिजिटल कैमरा की तरह काम कैसे करती है। हम इसकी तुलना एक डिजिटल कैमरा के पार्ट्स से करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दें। यहां हमने ह्यूमन आई और डिजिटल कैमरा को साइड बाय साइड रखा है। देखिए, जैसे कैमरा में लाइट कंट्रोल करने के लिए एपर्चर होता है, जो छोटा बड़ा होकर लाइट को आने देता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी आंख में आइरिस और प्यूपिल होते हैं। फोकस के लिए कैमरा में एक लेंस सिस्टम है, तो हमारी आंख में है क्रिस्टलाइन लेंस, जो अपना शेप बदल सकता है। कैमरा का जो इमेज सेंसर है, जो फोटो कैप्चर करता है, आंख में वो काम रेटिना करती है। और जैसे कैमरा से कंप्यूटर में फोटो ट्रांसफर करने के लिए डेटा केबल होती है, वैसे ही हमारी आंख से ब्रेन तक सिग्नल्स ले जाने के लिए ऑप्टिक नर्व है। कितना कमाल का कनेक्शन है ना? और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पूरा सुपर कैमरा सिर्फ एक छोटी सी बॉल में पैक है, जिसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। सोच के देखिए, एक छोटे से कांचे यानी मार्बल से थोड़ा सा ही बड़ा, इतनी सी जगह में इतना कुछ, एक पूरा यूनिवर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, अब वक्त है इस सुपर कैमरे के अंदर जाने का। इमेजिन करते हैं कि हम एक लाइट रे हैं और देखते हैं कि जब लाइट हमारी आंख में एंटर करती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। हम इस लाइट रे के पूरे सफर को ट्रैक करेंगे, बाहर की दुनिया से लेकर हमारे दिमाग तक, जहां असली जादू होता है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, ये है हमारे इस सफर का मैप। यहाँ आंख के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। हम इसके हर हिस्से को, हर लैंडमार्क को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि लाइट कहाँ से गुजरती है, कहाँ मुड़ती है और आखिर में कहाँ पहुंचती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो इस लाइट के सफर में 4 मेन स्टॉप्स हैं। पहला स्टॉप है गेटवे यानी कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करती है। इसके बाद आएगा गेटकीपर यानी आइरिस और प्यूपिल, जो लाइट की अमाउंट कंट्रोल करते हैं। फिर आएगा ऑटो फोकस सिस्टम, क्रिस्टलिन लेंस, और आखिरी मंजिल होगी बिग स्क्रीन यानी रेटिना, जहां इमेज बनती है। चलिए पहले स्टॉप से शुरू करते हैं। सफर का पहला स्टॉप है कॉर्निया। ये आंख की सबसे बाहरी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक खिड़की की तरह। लाइट सबसे पहले यहीं से अंदर आती है और यहीं पर सबसे ज्यादा मुड़ती है। इस मुड़ने को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे जब पानी के ग्लास में पेंसिल रखी जाती है तो वो मुड़ी हुई दिखती है, ठीक वैसे ही कॉर्निया लाइट को मोड़ देता है ताकि वो सही जगह पर फोकस हो सके। और हाँ, ये आंख का प्रोटेक्टिव कवर भी है, जो धूल मिट्टी से बचाता है। कॉर्निया से गुजरने के बाद लाइट पहुंचती है दूसरे स्टॉप पर, द गेट कीपर। यहां 2 पार्ट्स हैं, आइरिस और प्यूपिल। आइरिस हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है जो किसी की आंखों का रंग बताता है, जैसे ब्राउन, ब्लू या ब्लैक। इसके बीच में जो छोटा सा ब्लैक डॉट है, वो है प्यूपिल। ये है असली दरवाजा। आइरिस एक बाउंसर की तरह प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब हम तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर आए, और जब हम किसी अंधेरे मूवी थिएटर में घुसते हैं तो वो प्यूपिल को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा सके और हम देख पाएं। इंटरेस्टिंग, राइट? अब आती है बारी तीसरे स्टॉप की, हमारे ऑटो फोकस सिस्टम की, क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक जादुई फ्लेक्सिबल लेंस है जो अपना शेप बदल सकता है।
बिल्कुल किसी मोबाइल कैमरा की तरह। जब पास के फूल की फोटो लेनी हो तो कैमरा फोकस करता है, और जब दूर की बिल्डिंग की तब भी फोकस एडजस्ट होता है। हमारा लेंस भी ठीक वही काम करता है। ये इसीलिए जरूरी है ताकि हम पास में रखी किताब को भी साफ पढ़ सकें और दूर आसमान में उड़ते प्लेन को भी साफ साफ देख सकें। तो सवाल ये है कि ये लेंस अपना शेप बदलता कैसे है। इसके पीछे हैं इसके छोटे छोटे हेल्पर्स, सिलरी मसल्स। जब हम दूर की चीज देखते हैं, जैसे कोई पहाड़, तो सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला और लंबा हो जाता है। और जब हम पास की चीज देखते हैं, जैसे कोई फूल, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा और गोल हो जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से और ऑटोमेटिकली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और अब हमारी लाइट रे अपनी आखिरी यानी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। वेलकम टू द रेटिना, आंख के अंदर का जादुई पर्दा। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, बिल्कुल थिएटर के पर्दे की तरह। सारी लाइट यहां पर आकर फोकस होती है और एक इमेज बनाती है। लेकिन यहां स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रेटिना सिर्फ इमेज नहीं बनाता, यहां असली जादू होता है। ये उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन लाइट को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की भाषा समझता है। तो रेटिना एक ट्रांसलेटर का काम करता है। इस काम के लिए रेटिना के पास दो तरह के सुपर सेंसर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। हमारी आंख में लगभग 120 मिलियन रॉड्स होते हैं। ये कम रोशनी में यानी अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, इसीलिए अंधेरे में हमें रंग साफ नहीं दिखते। दूसरी तरफ कोन्स की संख्या लगभग 6 मिलियन होती है। ये तेज रोशनी में काम करते हैं और इन्हीं की वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया के सारे रंग लाल, हरा, नीला देख पाते हैं। अब जब रेटिना ने लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया, तो उन सिग्नल्स का आगे क्या होगा? यहां काम आती है ऑप्टिक नर्व। सोचिए, ये एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है जो रेटिना से सारे विजुअल सिग्नल्स को सीधा हमारे ब्रेन तक ले जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ती है, वहां कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते, इसलिए उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब हमारी आंखों की जो सबसे कमाल की पावर है, उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी आंखों का जो लेंस है ना, वो अपनी फोकल लेंथ यानी फोकस करने की ताकत को बदल सकता है। सोचिए, अभी आप अपना फोन देख रहे हैं और फिर अचानक खिड़की से बाहर दूर के पेड़ को देखते हैं। दोनों चीजें तुरंत साफ दिखती हैं, है ना? बस यही जादू है पावर ऑफ अकोमोडेशन का। और ये कमाल का काम हमारी सिलियरी मसल्स करती हैं। तो ये होता कैसे? जब हम पास की कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दूर रखी कोई किताब, तो हमारी सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब हम दूर की चीज़ देखते हैं, जैसे आसमान के तारे, तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस वापस पतला हो जाता है। यही है हमारी आंखों का नेचुरल ऑटो फोकस सिस्टम। कमाल है ना? अब हम आ गए हैं अपने दूसरे हिस्से पर, चश्मे का नंबर। देखिए, कभी कभी हमारे आंखों के कैमरे का ये जो फोकसिंग मैकेनिज्म है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता और उसे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मायोपिया, जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उसके थोड़ा आगे ही बन जाती है, और इसे ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का चश्मा लगाया जाता है, जो लाइट को थोड़ा फैलाकर फोकस को ठीक रेटिना पर ले आता है। दूसरी प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। इसमें मायोपिया का ठीक उल्टा होता है। दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां हम एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये लेंस लाइट रेज को थोड़ा और मोड़कर फोकस को आगे ले आता है, ठीक रेटिना के ऊपर, और बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पास की चीजें भी एकदम क्लियर दिखने लगती हैं। तो चलिए इन कॉमन विजन डिफेक्ट्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता और इसका इलाज है कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता और इलाज है कॉन्वेक्स लेंस। और आखिर में है प्रेसबायोपिया, जो ज्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होता है। इसमें सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे पास का देखने में दिक्कत होती है। इसके लिए अक्सर बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। चलिए अब आंखों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइट के जादू की।
हमारे तीसरे हिस्से का नाम है इंद्रधनुष यानी प्रकाश और प्रिज्म का जादू। यहाँ हम ये समझेंगे कि जो सफेद रोशनी हम देखते हैं ना, वो असल में कई रंगों से मिलकर बनी है। ये देखिए, यही है प्रकाश का असली जादू। जब सूरज की सफेद दिखने वाली रोशनी एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने असली 7 रंगों में टूट जाती है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब जानते ही हैं। इस फेनोमेनन को डिस्पर्जन कहते हैं और ये होता इसलिए है क्योंकि प्रिज्म में हर रंग की लाइट की स्पीड थोड़ी अलग होती है, जिससे वो अलग अलग एंगल पर मुड़ जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? सर आइजैक न्यूटन ने यह साबित किया था। उन्होंने एक प्रिज्म से निकले 7 रंगों के स्पेक्ट्रम को एक उल्टे रखे हुए दूसरे प्रिज्म से गुजारा और कमाल देखिए, वो रंग फिर से मिलकर सफेद रोशनी बन गए। कितना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? बारिश के बाद हवा में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, वो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों में एंटर करती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। फिर ये रंग बूंद के अंदर की सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आखिर में जब ये रंग बूंद से बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमें एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे रंगीन हिस्से पर, आसमान के रंग। यहां हम समझेंगे कि हमारा आसमान अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों का क्यों दिखता है। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, लाल, पीला या हरा क्यों नहीं? इसका जवाब लाइट स्कैटरिंग में छिपा है। इस फिनोमिनन को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स उसे बिखेर देते हैं, यानी स्कैटर कर देते हैं। अब साइंस ये है कि छोटी वेवलेंथ वाली लाइट जैसे नीली और बैंगनी सबसे ज्यादा बिखरती है, और क्योंकि नीली रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो जब हम ऊपर देखते हैं, यही बिखरी हुई नीली रोशनी हमारी आंखों में आती है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और इसी साइंस का एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ट्रैफिक लाइट्स और खतरे के सिग्नल। वो हमेशा लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, ये सबसे कम बिखरता है और कोहरे या धुएं में भी दूर से एकदम साफ दिखाई देता है। तो फिर सनराइज और सनसेट के समय आसमान लाल क्यों होता है? अच्छा सवाल है। उस समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस लंबे रास्ते में ज्यादातर नीली रोशनी तो बिखरकर हट जाती है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आंखों और रंगों के पीछे की कमाल की साइंस को समझा। अब एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर हमारी आंखें हर तरह की लाइट देख पाती, सिर्फ विबग्योर ही नहीं, तो सोचिए इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता। सोचते रहिए और हमेशा क्यूरियस बने रहिए।